हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट थर्ड में निबंध है जीने की कला। बीए पार्ट थर्ड में निबंध है जीने की कला। लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ। ये छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। इन्हें छायावाद की शक्ति के रूप में उपमा दी गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी अनेक रचनाएं हैं। इन्होंने गद्य विधा पर भी अपने अनेक रचनाएं लिखी हैं। काव्य पर भी अनेक रचनाएं लिखी हैं। निहार रचनाएं निहार निर्जन रश्मि यामक सौंदर्य आदि ये काव्य संग्रह है। ये छायावाद की प्रमुख कवयित्री है। गद्य की भी रचनाएं इन्होंने की हैं। एक तो अपना निबंध है जीने की कला। जीने की कला युद्ध और नारी। युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप। और अन्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी। पथ के साथी। श्रृंखला की कड़ियां। ये इनकी गद्य की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। साहित्यकार की आस्था। ये भी इनकी गद्य की रचनाएं हैं। साहित्यकार की आस्था। ये इनकी गद्य संबंधी रचनाएं मानी जाती हैं। अब है निबंध जीने की कला, जो गद्य की विधा है। इसमें महादेवी वर्मा ने पुराने संस्कृति के ऊपर प्रश्न उठाए हैं कि भाई भारतीय नारी को है वो जीने की कला नहीं आती। किस प्रकार नारी को उनके सिद्धांतों में बांध दिया जाता है कि ये कर लोगे तो ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो उनको सिद्धांतों में बांध दिया जाता है, जबकि हमारे देश की अपेक्षा अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। उनको खुली छूट
पुरुषों के समान ही अपना अधिकार करती हैं। और हमारे यहाँ हिंदू समाज में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं तथा उनको शिक्षा देने के लिए महादेवी वर्मा जी ने जीने की कला निबंध है वो लिखा। सो शुरू करते हैं। पहले महादेवी वर्मा जी का जो परिचय है वो वीडियो में डाल दिया गया है, आप उनको ध्यानपूर्वक से पढ़ें। दोबारा एक बार पढ़ती हूँ। छायावाद की कवयित्री के रूप में विख्यात महादेवी वर्मा ने चिंतन प्रधान निबंध लिखे हैं तथा भावना प्रधान रेखा चित्र भी लिखे हैं। केवल साहित्य ही नहीं, चित्रकला संगीत में भी उनकी दक्षता प्राप्त है। उनकी कविता का मूल स्वर है वेदना का स्वर दिखाई देता है। उनके गीतों में संगीतात्मकता और भावात्मकता की प्रधानता मिलती है। वे जितनी सफल कवयित्री रही है उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी रचना की है। उनका हृदय गद्य लेखन में भी प्रकट होता है, जैसे आपको नाम लिखाए हैं। काव्य में निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्या गीत, दीपशिखा, यमा पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और गद्य की विधाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, साहित्यकार की आस्था इनके प्रसिद्ध निबंध। फिर है जीने की कला। निबंध में क्या बताया गया है? महादेवी वर्मा का मत है कि पुरुष प्रधान संस्कृति ने हमारे समाज में स्त्री की स्थिति को अत्यंत ही दयनीय बना दिया है। हमारे समाज में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि लड़का यदि हुआ है तो समाज है वो वंश वो आगे चलेगा, यदि लड़की जिसके हो गई है उसका समाज है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे समाज में पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण हमें स्त्रियों की बजाय पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। तो लेखिका कहती है सभी प्रकार के अत्याचारों को सहन करने के लिए अभिशप्त है, वो सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। समाज में न कोई उनकी राय मानता है और न ही उनके कोई राय की कोई कीमत होती है, सभी पुरुष ही करते हैं। उनके अस्तित्व की का महत्व उनका कारण ये है कि स्त्री जीने की कला से अनभिज्ञ है, जो जानकार नहीं है। अनभिज्ञ जो जानकार नहीं है, वह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत भी नहीं रहती है कि उनका अस्तित्व है वो पूरी तरह नष्ट होता जा रहा है, वह भी उनको भान नहीं होता है। अज्ञान के कारण अंधविश्वास के बंधनों में बंधकर वो हमेशा शोषित होती रहती है, जो आप देखते भी हो, रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हो। अब है अपना निबंध जीने की कला। निबंध है महादेवी वर्मा का। सो आप अपनी पुस्तक को भी निकाल करके उसमें ध्यान से पढ़ना। प्रत्येक कार्य के प्रतिपादन में, प्रत्येक वस्तु के निर्माण में दो आवश्यक अंग होते हैं। उससे संबंधित विज्ञान भी होना जरूरी है और उसको क्रियात्मक रूप भी देना जरूरी होता है। आपको किसी कागज पर कुछ लिखना हो तो आपको पहले तो लिखना आना चाहिए, तो आपके पास पेन लेखनी भी होनी चाहिए और कागज भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपने भाव को लिख पाएंगे। उसी प्रकार लेखक कहता है, लेखिका कहती है, बिना एक दूसरे अंग के अपूर्ण होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दोनों के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि बिना प्रयोग के ज्ञान है वो प्रमाणहीन हो जाता है तथा बिना ज्ञान के आधारहीन भी हो जाता है। अतः प्रत्येक विज्ञान में क्रियात्मकता का से प्रमाणहीन है, तो प्रत्येक विज्ञान में क्रियात्मक बल का अंश अवश्य ही रहता है। प्रत्येक क्रियात्मक करना भी अपने विज्ञान विशेष की अनुगामिनी करना है, उनका अनुगमन करना है। अनुगमन करना पीछे पीछे चलने वाला। यदि हम रंग और उनके लक्षण के
ज्ञान हो, प्रयोग की कसौटी पर बिना हो तो चित्र है वो आप नहीं बना सकते। आपको सभी वस्तुओं के बारे में ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार है वो चित्र बनाया जाएगा, क्या क्या उसमें डालना है, क्या कैसे रंग भरे जाएंगे और किस प्रकार के कागज का प्रयोग होगा। तो हमें सभी चीजों का भान होना जरूरी होता है, ज्ञान होना जरूरी होता है। उसी प्रकार यदि हम इस प्रकार के बिना एकाएक भरने का प्रयत्न उसमें किसी भी यदि हमें ज्ञान ही न तो उसमें रंग भर दे तो वो चित्र है वो सुंदर दिखाई नहीं देगा। उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना जरूरी होता है। उसी प्रकार चित्र की पूर्णता के लिए सफल ने चित्रकला भी उनको आनी चाहिए, सफल चित्रकार भी होना चाहिए, उसके पास अच्छे रंग है वो भी होने चाहिए और भरने की कला है वो भी आनी चाहिए, तभी वो एक सफल चित्रकार माना जाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो संसार में जीना भी एक ऐसी कला जान पड़ती है कि उपयुक्त दोनों ही साधनों का होना अनिवार्य होता है तथा सामूहिक और व्यक्तिगत विकास सिद्धांतों का होना भी आवश्यक उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमें कोई कार्य करने के लिए उस कार्य को आपको करना भी आना चाहिए और उस कार्य के संबंधी ज्ञान आपको होना चाहिए कि उसको बनाएंगे, उस कार्य को करेंगे तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मैं ऐसे सिद्धांतों का भार जन्म भर ढोते रहेंगे तो उपयुक्त प्रयोग में हमें ज्ञात रहे ना रहे पर दशा उस पशु से भिन्न न होगी जिनको बिना जाने ही शास्त्रों और धर्मशास्त्रों का भार वहन सहन करना पड़ेगा। यदि हम बिना सिद्धांत समझे ही उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी क्रिया है वो बिना समझे ही मंत्र सुख की वाणी के समान निरर्थक हो उठेगी। सिद्धांतों के बारे में जानना जरूरी होता है कि हमें क्या क्या करना है। हमारे संस्कार के जीवन के आवश्यक सिद्धांत ऐसे सूत्र में मानते हैं जो कि प्रयोग रूपी टीका के बिना नष्ट हो जाते हैं, न उपयोगी होते हैं। सत्य वस्तु को हम सिद्धांत के रूप में जानकर भी अपना विकास कर सकते हैं, पर समाज का उपकार जब तक अनेक परिस्थितियों, विभिन्न स्थानों, विशेष कालों में उसका प्रयोग करके वास्तविक अर्थ को समझ न ले तब उसका यथार्थ रूप हृदयंगम न कर ले। भाई कोई भी सिद्धांत बनाया है उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, क्या उसके बारे में है गलत है तो उसके बारे में भी हमें आवाज उठानी चाहिए। एक निर्दोष प्राणी को बचाने वाला असत्य उनकी हिंसा का कारण बनने सत्य से श्रेष्ठ ही होगा। एक क्रूर स्वामी के अन्यायपूर्ण आज्ञा का पालन करने वाला सेवक भी उनका विरोधी करने वाला अधिक स्वामी भक्ति कहलाएगा, क्योंकि वो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध बोल रहा है। आपके साथ कोई गलत हो रहा है उसके सामना यदि आप करते हो तो आप ज्यादा सही होने की उनकी झूठी प्रशंसा करना। फिर है अत्याचारी को क्षमा कर देना और क्रोध जित में उसे दंड देने वाले क्रोधी संसार का अधिक उपकार करेगा। अन्य सिद्धांतों के लिए ये भी सत्य है और रहेगा। अब आगे है जो व्याख्या है वो है सिद्धांतों की गठरी जितनी गहरी लेकर हम अपने कर्म क्षेत्र में द्वार तक पहुंचते हैं उतनी ही भारी बोझ लेकर कदाचित किसी अन्य देश के व्यक्ति को पहुंचना पड़े, परंतु फिर भी उनके कार्य में ये व्याख्या महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान रखना। सिद्धांतों की जितनी भारी गठरी लेकर सिद्धांतों गठरी तो ये जो व्याख्या है ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना। अब कहता है लेखिका कहती है सिद्धांतों की जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने क्रम क्षेत्र में के द्वार तक पहुंचते हैं तो उतनी भारी बोझ लेकर कदाचित ही किसी अन्य देश में के व्यक्ति को पहुंचना पड़ता है, परंतु फिर भी कार्य क्षेत्र में हम ही सबसे अधिक निष्क्रिय प्राणी होते हैं कि सिद्धांत तो अपने देश में सबसे ज्यादा लागू होते हैं।
सिद्धांत बना देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करोगे तो ये मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको नरक मिलेगा, ये करोगे नहीं करोगे। तो ये जो हमारे ऊपर जो सिद्धांत बना दिए गए हैं, जो अन्य देशों में ये नहीं है, इसलिए हम सबसे ज्यादा निष्क्रिय रहते हैं। हम उस कार्य को इतना सफल नहीं कर पाते सफल तरीके से। तो कहता है कि सिद्धांतों की गठरी लेकर हम जितने अपने कार्य क्षेत्र के द्वार तक पहुंचते हैं, उतनी ही भारी लेकर कदाचित भी अन्य देश के व्यक्ति का पहुंचना पड़ता है। तो परंतु फिर भी कार्य क्षेत्र में हम ही सबसे अधिक निष्क्रिय रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में स्त्रियों को सबसे कम छूट मिली हुई है। अन्य देशों की बजाय हमारे देश में स्त्रियों पर पाबंदी वो ज्यादा लगाई जाती है। इस बारे में लेखिका वो कहना चाहती है कि अपने उपयोग बचा कर उसी प्रकार के रखने के उद्देश्य से सिद्धांत समझ लेते हैं, जिस प्रकार से धन को व्यय से बचा कर रखने वाले कृपण उसे संचय में ही उपयोग उद्योग की चरम सफलता देख लेते हैं। परिस्थिति काल स्थान के अनुसार ही प्रयोग के रूप में विषय में जाने का हमें अवकाश न इच्छा है और न फल हुआ करती। हमारा जीवन अपूर्ण वस्तुओं से सबसे अधिक अपूर्ण का दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर लेता है। कि हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है, वो उन सिद्धांतों को अपने बचा कर रख लेता है कि इससे हमारा बचाव हो जाएगा, इससे है स्त्रियां वो डर जाएंगी और वो अपने से ज्यादा है, वो अपने से ऊंचे नहीं कहलाएंगे, नहीं तो ये बराबर का हक ले लेंगे। पर वो अपने पीछे के जो सिद्धांत बताए हुए हैं उनकी दुहाई दे के स्त्रियों को वो दबाते रहते हैं। उनको आगे जो आवाज है वो बोलना चाहती है, वो नहीं बोल पाते। आगे कहता है, आज तो जीने की कला जानने का अभिशाप देश व्यापक है कि आजकल तो जीने की जो कला है उसका अभी बहुत ही ज्यादा व्यापक क्षेत्र में इनका प्रभाव दिखाई देता है। परंतु विशेष रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण कुछ सहा है, वो सहन करती आ रही है। जो हमारे पीछे के सिद्धांत बनाए हुए हैं, जो युग के युग चले आ रहे हैं, और इनका फायदा है वो पुरुष समाज है वो अच्छी तरीके से उठा रहा है। उसे सहकर जीवित रहने का अभिमान करने वाले बिरले ही मिलेंगे। सत्य तो ये है कि हमारे देश में व्यक्ति को इतना महत्व दिया गया है कि कहीं उसे उनके विकास के साधन भी विचित्र साधन बंधन जैसे लगने लग जाते हैं। परंतु कहना ये अन्याय होगा कि उसे प्राचीन युग के निवासियों से व्यक्तिगत विकास की दृष्टि बिंदु बनाकर सामूहिक या सामाजिक विकास का एक क्षण भी दृष्टि में ओझल कर दिया जाता तो उनका जीवन विषय ज्ञान है वो व्यक्तिगत और व्यापक स्थिर किंतु प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूल और एक किंतु सामूहिक और प्रमाण से सिद्धांत मिल जाते हैं। आकर्षण है अपनी अज्ञान अवस्था में नहीं छूट पाते हैं और ज्ञान का ही उसे कैसा उपयुक्त तथा प्रगतिशील प्रयोग किया है। ये समाज के निर्माण में व्यक्ति के जीवन में पूर्ण विकास को दृष्टि में रखकर खोजे गए साधनों से स्पष्ट हो जाता है। यदि हम शताब्दियों से केवल सिद्धांतों के निर्जीव भार लिए वे स्थिर रहें तो इसमें हमारा और हमारी जो परिस्थितियों का दोष है। यदि हम अपने जीवन को सजीव और निष्क्रिय बनाना चाहते हैं तो अपनी विशेष परिस्थितियों में उनका प्रयोग कर उनकी सामयिक अनुकूलता प्रतिकूलता उपयुक्तता अनुपयुक्तता का निश्चय कर लेते हैं वो जीवन के ज्ञान प्रवाह के साथ बहने देते हैं। अवश्य ही हमारा जीवन में उत्कृष्ट कला का निदर्शन है। अगली व्याख्या है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। हमारे जीवन को उचित कार्य में विरत लगातार उसी की व्यवस्थापक नियमों को अपने पैरों की बेड़ियां बनाकर उन्हीं भारी बना डाला है। कि हमारे समाज में हमारे देश में स्त्रियों के नए जो सिद्धांत बना करके उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है, उनको बांध दिया गया है, उनको खुले
बंधन डाल दिए जाते हैं कि आपको ये करने होंगे, नहीं तो ये हो जाएगा, उनको डरा दिया जाता है। इस समय भारतीय नारी के पास कौन कौन सा विशिष्ट गुण नहीं है जिसे पाकर वह किसी देश का मानवीय देवी न बन सकी हो, कि भारतीय समाज की नारियां हैं वो अन्य देशों की अपेक्षा पीछे नहीं है, वो भी बहुत आगे जा सकती हैं, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण स्त्रियों को आगे जाने से रोकते हैं, उन पर बंधन बांध दिए जाते हैं, जिससे वो जाते हुए भी नहीं जा पाते। इससे उस सहन शक्ति की सीमा समाप्त होती है जिसके द्वारा मनुष्य घोर से घोर अग्नि परीक्षा में हंसते पार कर सकता है और अपने लक्ष्य मार्ग में अपनी बाधाओं को बांध कर देखकर सिहरता, और वह त्याग है जो मनुष्य की शूद्र से शूद्र स्वार्थवर्ती क्षण नष्ट कर डालता है। कि हमारे समाज में स्त्रियों पर नए नए बंधन लगाए जाते हैं, सिद्धांत बना दिए जाते हैं, जिसके कारण पुरुष समाज है वो इसका फायदा लेते हुए आगे बढ़ता जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इनसे मनुष्य और देवता पंक्ति में बैठने वाली वह पवित्र आत्मा है जो मरना नहीं जानती। हमें भारतीय संस्कृति का कोश इनके द्वारा रक्षा संभव ही नहीं था, पर वह त्यागमयी माता का रूप है और पत्नी, स्नेहमयी बहन, आज्ञाकारिणी पुत्री है। वह संसार में जागृत देशों की नारियां भौतिक सुख व अपनी युग जीर्ण संस्कृति न्यौछावर किए दे रही है। वो अपना सारा रोल में वो निभाती है, बहन का रोल भी निभाती है, माता का रोल भी निभाती है, सभी रोल में वो निभाती है और अपने ऊपर लगे आरोपों को वैसे के वैसे सहन करती जाती है। कैसे भी आप दुखी करते हो वो उनको सहन करती जाती है कि मैं क्या हूँ, एक स्त्री। उन्हें त्याग, बलिदान और स्नेह के नाम पर कुछ आता है, परंतु जीने की कला नहीं आती है। और सब कुछ आता है, ममता भी देनी आती है, दया भी होती है, करुणा भी होती है, बलिदान भी देना आता है, लेकिन उसको जीना नहीं आता, क्योंकि उनके अधिकारों के विरुद्ध बोलना नहीं आता। अलौकिक गुणों को सजीव कर देती है। जीर्ण से जीर्ण कुटीर से में बसने वालों में कदाचित ऐसा कोई अभागा निर्धन न होगा जिन्हें उजड़े आंगन में एक सहनशील और त्यागमय ममतामयी स्त्री न होगी। कि हर के सौभाग्य में यह लिखा है कि जिनके वहाँ एक सहनशील त्यागमय ममतामयी स्त्री ना होगी, एक गरीब के भी होती है। तो आज हम जीने की कला निबंध को बड़ा है, उनको आधा है वो आज पढ़ेंगे और आधा है भाग 2 लगा के अगले में आपको बताऊंगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।